So my first question to you, like, who is Shivali? In your own word, शिवाली कौन है? एक इंसान सबसे पहले फ्रॉम अ फिटनेस एंड अ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव आई थिंक आई वुड से कि मैं फिटनेस प्रोफेशनल हूँ. मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं कराई किसी को, लेकिन पढ़ाई बहुत करी है. अच्छा. और बहुत सारा काम किया है फिटनेस में. बट मोर फ्रॉम मेरा की रोल आई थिंक इसमें रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ग्रूम किया है फिटनेस के लिए. ओके. फिटनेस कंपनीज के लिए, मतलब नॉट लाइक फिटनेस एज इन ट्रेनर बनाने के लिए, लेकिन टू ग्रूम देम टू बी फिटनेस प्रोफेशनल्स इन वेरियस वेज. ओके. तो मेरा जो फिटनेस के साथ कनेक्शन है वो बेसिकली कि मैं शुरू से खुद फिटनेस में थी, खुद करती थी और उसके बाद काम भी करने लग गई. ओके. सो ऑलमोस्ट मैं आपको लास्ट 15 ईयर्स से मैं आपको जानता हूँ. करीब 2005 के आसपास हम लोग मिले थे. राइट. ठीक है. तो उस टाइम आप फिटनेस में नहीं थी, और मेरे ख्याल से फिटनेस में आप थोड़ा लेट आई थी. 2008 के आसपास आई थी जब फिटनेस फर्स्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था. व्हेन यू स्टार्टेड, उसी टाइम आपने फिटनेस के कोर्सेज सर्टिफिकेशंस भी किए. ठीक है. तो and you also mentioned once upon a time that you used to own a bookshop in Gurgaon. Absolutely. It's the first chapter, I think. Chapter 1. Chapter 1, yeah. So you've been an entrepreneur from day one. So you had like other options also to go in a fitness industry कि आप कुछ और भी कर सकते थे. सॉरी, फिटनेस के अलावा और भी ऑप्शंस थे आपके पास काम करने के. तो आपने फिटनेस ही क्यों चूज किया उस टाइम पे? उस टाइम पे जब मैंने करियर चेंज का सोचा था तो मैं कुछ और कर रही थी. मैं एक्चुअली सेल्स और मार्केटिंग का ही रोल कर रही थी. एंड लेकिन मेरे को क्या था कि मैं खुद अपनी फिटनेस में इतना इंटरेस्टेड थी क्योंकि मैं बहुत बीमार रह चुकी थी. Okay. और उससे बाहर आने का मुझे एक ही तरीका दिखा और वो था फिटनेस. अच्छा. और जब मैंने उसको अपनाया तो एक्चुअली मेरी बहुत सारी इश्यूज सॉल्व हो गई थी. अच्छा. खुद. अच्छा. तो उस चक्कर में मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी फिटनेस में. अच्छा. नॉट विद द इंटेंशन कि मैं अपना करियर चेंज करूंगी, बट मोर विद द इंटेंशन कि मैं समझूं कि ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ. अपनी नॉलेज के लिए कि जैसे मैंने किसी और की एडवाइस ली, ट्रेनिंग शुरू करी, और मेरी जो फिटनेस जर्नी रही, जिससे मेरी मतलब जितनी भी मेरी इश्यूज थी वो सब ठीक होने लग गई धीरे धीरे. तो इसको समझने के लिए मैंने फिटनेस की पढ़ाई शुरू करी. वैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड ही था शुरू में. तो जब पढ़ाई कर ली और इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि खुद भी मैं रोज एक्सरसाइज कर रही थी, पढ़ाई भी कर ली, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस तो था ही. तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको अपना प्रोफेशन ही बना लिया जाए. नॉट एज अ ट्रेनर बट एज एन मैनेजमेंट रोल इन फिटनेस. जो पुरानी एक्सपर्टीज थी उसको एग्जैक्टली जो पुरानी एक्सपर्टीज थी मैनेजमेंट की वो तो थी. अब नई नॉलेज फिटनेस की भी ले ली थी. एक्सपीरियंस तो था ही फिटनेस का, क्योंकि कितने सालों से मैं वर्कआउट करी थी. तो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो उसका बेस्ट यूज वुड हैव बीन टू वर्क इन द फिटनेस इंडस्ट्री. एंड इट सो हैपेंड कि जिस टाइम पे मैंने सारी सर्टिफिकेशंस करी उसी टाइम पे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में आ रही थी पहली बारी, जो कभी थी नहीं पहले. तो मैंने ऐसे ही उनको अप्लाई कर दिया कि ये मेरा कॉम्बिनेशन है एक्सपीरियंस का, ये मेरा फिटनेस का बैकग्राउंड है, ये मेरी पर्सनल जर्नी है, ये मेरा मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, और ये मेरा फिटनेस नॉलेज है सर्टिफिकेशन वाइज. तो कॉम्बिनेशन क्लिक कर गया. अच्छा. तो जब आपने फिटनेस में आने का सोचा उस टाइम पे लगा नहीं कि मतलब कि ये इंडस्ट्री मतलब आपसे बिलोंग नहीं करती है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फ्रेशर फॉर यू. तो उसमें आने वाले चैलेंजेस तो उसको कैसे हैंडल करा उस टाइम पे? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इंडस्ट्री से अजनबी थी. मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्रेश स्टार्ट कर रही हूँ, जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था. पोजीशन वाइज, सैलरी वाइज, हर तरीके से मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे वही करना है जो मुझे करना है. तो उसके लिए अगर मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा. सो आई हैड टू स्टार्ट एट अ मोर जूनियर लेवल देन आई वाज इन माय करियर प्रोग्रेशन, लेट्स से. बट बिकॉज इट वाज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू फ्रॉम माय हार्ट, इट वाज वर्थ इट, राइट? And when I went in there, the biggest payback for me was not my salary. It was the fact that you were working at something which impacted other people's lives positively. Satisfaction basically. Exactly. Yeah. So that made up for it. So uske baad
चैलेंजेस का तो ऐसा है कि कहीं भी लाइफ में किसी भी स्फीयर में चैलेंज आएगा तो आपको एक ही तरीके से हैंडल करना है, उसका कोई चेंज नहीं होता है, वो तो फेस करना ही है। अब वो चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, चाहे आप फिटनेस में हो, चैलेंज इज अ चैलेंज, वो सेम है। तो उसका अप्रोच सेम ही रहता है कि आपको करना है तो करना है, सोल्यूशन तो आ ही जाएगा। कोई भी चीज होगी, प्रॉब्लम आएगी, इफ यू रियली वांट इट यू विल फाइंड अ सोल्यूशन। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आपने बोला कि आपका एक्सरसाइज करने का रीजन था टू फाइट अ सिकनेस, डिजीजेस बेसिकली, जो भी आपको प्रॉब्लम्स थी फिजिकली, है ना? तो ओवरवेट होगा। मैं बताती हूँ, जब मैं व्हेन आई वाज यंगर मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी, स्कूल कॉलेज डेज में, ठीक है, टेनिस, स्विमिंग, सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे जॉब वॉब शुरू करते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है, टाइम नहीं होता, सब कुछ छूट जाता है। स्कूल कॉलेज में सब आस पास होता है, तो टेनिस कोर्ट भी क्लास के बाहर है, सब कुछ साथ में है। तो जैसे काम करना शुरू किया तो सब कुछ छूट गया। तो कुछ साल तक तो ठीक था, लेकिन थोड़े दिन के बाद when I was in my 30s, तो एकदम से मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई, वेट गेन, थायराइड, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जो इश्यूज होती हैं वो सब शुरू हो गया। ठीक है, जब वो शुरू हुआ तो मेरे को एकदम से लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स इज अ फर्स्ट लॉट, बट चलो उससे स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन उससे सॉल्व नहीं होती। तो सॉल्व करने का मुझे और कोई तरीका नहीं दिखा, तो मैं वापस फिटनेस में आ गई और उससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। जैसे ही फिटनेस बढ़ने लगी, वेट कंट्रोल में आ गया, थायराइड की प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई, सब चीजें मतलब इवन आउट हो गई। सो इट्स अ वेरी गुड मैसेज आई थिंक कि मतलब जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब मैं फिटनेस करियर और उस पे ज्यादा बेस्ड है पॉडकास्ट, मतलब लेकिन आपके इस आंसर से वो भी हेल्प मिल रही है कि मतलब जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और जो सिक हैं, तो आप जाइए जिम, एक्सरसाइज करिए, खास करके लाइफस्टाइल। और अगर आप शुरू में करेंगे तो वो बढ़ेगी नहीं। अगर मैंने उस टाइम एक्सरसाइज का हाथ नहीं पकड़ा होता तो मेरी फैमिली में डायबिटीज, हाइपरथायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम सब है, तो आज मुझे सब होता। लेकिन आई एम 48 years old और मुझे कुछ भी नहीं है, टच वुड, अभी। एंड इट इज मेनली बिकॉज इन द लास्ट 15-20 years I have exercised almost every day. वही रीजन है। मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मिथ है कि हम तो स्कूल में, कॉलेज में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो हम फिट हैं, फिर इमीडिएटली 2-3 साल में सब कुछ चेंज हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, देन दे गेट सिक बेसिकली। सो इट्स अ गुड मैसेज। आप अपना स्पोर्ट्स बंद कर सकते हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं बंद कर सकते। एक्सरसाइज नहीं बंद कर सकते। स्पोर्ट्स खेलने का टाइम होता तो मैं आज भी खेलती, अभी भी मैं कभी कभी टेनिस खेलती हूँ जब टाइम मिलता है, लेकिन नहीं मिलता तो जिम है ऑप्शन। ठीक है, सो लेट्स बैक टू द सेम क्वेश्चन अगेन। बेसिकली यू स्टार्टेड इन 2008 विद फिटनेस फर्स्ट, as a beginner basically, लेकिन in a decent position. I think you were management, in management, club manager, club manager. ठीक है, so how challenging was that job? उस टाइम पे इतना बड़ा क्लब को एक एलिट मार्केट में क्रिएट करना, फिटनेस फर्स्ट को, और उसके साथ साथ जो भी लोगों का माइंडसेट था कि उन्होंने उस तरह क्लब नहीं देखा था, और लोगों को, स्पेशली कंज्यूमर्स को, जो क्लाइंट्स थे, उनको कैसे एक्सप्लेन करना और उस जिम को प्रॉफिट में लाना अलॉन्ग विथ फिटनेस टीम, क्योंकि आप दोनों ही टीम मैनेज कर रही थी, फिटनेस भी और सेल्स भी, दोनों टीम आपसे बिलोंग कर रही थी। तो कितनी चैलेंजिंग जॉब थी उस टाइम पे 2008 में? उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज, 2-3 चैलेंज थे। एक तो ये था कि इतनी बड़ी फिटनेस टीम किसी के पास थी नहीं उस टाइम बिजनेस में, जितनी हम लोगों ने फिटनेस फर्स्ट में बनाई थी। मैं भी था उस टाइम पे। और जिम का साइज 2200 या 2400 स्क्वायर फीट था। 1000 स्क्वायर फुट, 24,000 स्क्वायर फीट था। बहुत बड़ा जिम, वेरी बिग जिम बाय दैट टाइम स्टैंडर्ड। वी हैड अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट और टीम भी बहुत बड़ी थी। और ग्रुप एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट इतना सॉलिडिफाइड नहीं था इंडिया में। ग्रुप एक्सरसाइज भी थी, पर्सनल ट्रेनिंग, बहुत सारी नई चीजें हम ला रहे थे। तो उसमें 2 चैलेंजेस थे। एक तो सब पहला चैलेंज था टू गेट द राइट टीम, इतना अच्छा टीम बनाना, जैसे हम लोगों ने चुने लोग, आप भी थे और भी बहुत सारे लोग थे उस टीम में, ऐसे लोग ढूंढना और फिर उनको सबको साथ लाके उनको ट्रेन करना और उनको एक नया तरीका सिखाना, क्योंकि इस टाइप का जिम पहले था नहीं इंडिया में। तो वो सब करना एक पार्ट था। दूसरा पार्ट था कि कस्टमर को समझाना कि भाई ये है क्या, क्योंकि सबने छोटे छोटे जिम्स तो देखे थे लेकिन इस टाइप का जिम नहीं देखा था। और इतनी सारी ऑप्शंस फिटनेस की, और इतना मतलब कि एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग में कोई ध्यान दे कि किस टाइप की प्रोग्रामिंग है, क्या हो रहा है, किस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब तो इंडस्ट्री वहां से भी बहुत आगे निकल गई है, लेकिन उस टाइम पे जो हमने किया था वो बिल्कुल फर्स्ट था कि पहले किसी ने करा ही नहीं था ऐसे इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में।
तो उसमें जो 2 चैलेंजेस आए, पहले तो लोग ढूंढना, बिल्कुल उस पे एक प्रिंसिपल फॉलो किया गया था कि अगर एटीट्यूड लोगों का अच्छा है तो बाकी हम सब सिखा सकते हैं, काम करने वाले लोगों का काम करने वालों का एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, फिटनेस के प्रति उनकी जो पैशन है, पैशन का मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता, बट पैशन है वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर वो है और उनका एटीट्यूड सीखने वाला है तो फिर टीम बनेगी। अगर वो एटीट्यूड वाले लोग आएंगे जो सोचते हैं कि उनको सब कुछ पता है तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने सब जगह से अच्छे लोग ढूंढे और बहुत अच्छी एक टीम बनी, और आज वो सब लोग सब जगह हैं, पूरी मतलब इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो फिटनेस फर्स्ट के लोग मिलते हैं, और हर जगह वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उनकी जो फाउंडेशन जो वहां बनी वो बहुत अच्छी बनी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी ट्रेनिंग पे, बहुत सपोर्ट था, कंपनी का भी बहुत सपोर्ट था, एंड वो बहुत अच्छा फेज था एक टीम डेवलपमेंट का। कस्टमर के पर्सपेक्टिव से एक बहुत सिंपल चीज थी, पहले तो पेशेंस से उनको समझाना कि है क्या, और फिर ट्राई करना, उनका फीडबैक लेना, और उसके हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना, ताकि वो नई चीज भी एक्सेप्ट करें, लेकिन जो वो चाहते हैं वो हम भी थोड़ा एक्सेप्ट करें और उनको वापस मिले, क्योंकि एकदम से अगर आप थोपेंगे किसी के ऊपर कि ये करना है तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो प्रोसेस था इनिशियली बहुत पर्सनलाइज प्रोसेस था, हम लोग सब मिल के बात करते थे, सब खुद होते थे सामने क्लाइंट्स के सामने, खुद खड़े होके टीम कनेक्शन था कि पहले वो काउंटर पे जाते थे, फिर उसके बाद सेल्स टीम के पास जाते थे, सेल्स टीम के जो उनके फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो फिटनेस टीम के पास जाते थे, फिटनेस मैनेजर्स या फिर सीनियर ट्रेनर्स के पास, फिर उनके बाद उनको डायरेक्ट सेल नहीं किया जाता था, आप आइए ट्रायल कीजिए, आप फ्री पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस लीजिए 2-3, आपको अच्छा लगेगा तब आप उसको कन्वर्ट करिए। एंड हम लोग खुद खड़े होकर कन्विंस करते थे, ये नहीं कि किसी दूसरे ट्रेनर्स पे भी काफी, जैसे मैं भी प्लेटिनम ट्रेनर था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे बड़ा फोकस था टीम का, फिटनेस टीम का, कि आपको सिर्फ सेल नहीं करना, आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। एग्जैक्टली तो अगर आपको वैल्यू देनी है तो आप सिर्फ सेल के पीछे नहीं भाग सकते, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। एंड द मेन थिंग कि हम फॉलो करने की कोशिश करते थे कि जो लोग कस्टमर से बात कर रहे हैं उनकी किसी हद तक फिटनेस की नॉलेज सही है, एंड इट्स नॉट जस्ट कि वो सेल की नॉलेज वाले हैं। तो फिटनेस की नॉलेज से अगर आप किसी से बात करेंगे तो आप उनको समझ सकते हैं कि उनकी क्या जरूरत है, और उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे उनको कि आपको हमारे प्रोडक्ट में ये चीजें सूट करेंगी। तो वो जो प्रिंसिपल हम लोगों ने फॉलो किया था, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर सक्सेस, द कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग अ गुड टीम एंड a sales process which was value based rather than just numbers or revenue based was what brought us the initial success, and that was key for building the brand, क्योंकि brand value पे बनता है, numbers पे नहीं बन सकता। सिर्फ जब तक वैल्यू नहीं आएगी तब तक लोग खर्चेंगे नहीं पैसे, वो देंगे नहीं। खास करके इंडियन मार्केट में हम वैसे भी थोड़े से उस तरीके से मनी, वी आर वाइज विद मनी, ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही फेंक देंगे अपने पैसे। तो एक तो नई चीज थी, तो ये जो कॉम्बिनेशन था वैल्यू सेलिंग एंड हैविंग अ सॉलिड टीम, क्योंकि जब टीम सामने आती थी तो लोगों को लगता था कि हाँ देखो एक नहीं, यहाँ तो 10-12 लोग हैं जो इतने अच्छे हैं, ये किसी एक ट्रेनर के लिए नहीं है, ये तो पूरी टीम ही अच्छी है, सब फिट हैं, सब नॉलेजेबल हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे से समझाते हैं, सब हमारे फिटनेस में इंटरेस्टेड है। वो की था इन सेटिंग इट अप। ठीक है। सो जब इतनी बड़ी टीम आपके पास आई तो उसमें 2 तरह के लोग आए थे, ठीक है। एक तो थे जो ऑलरेडी दिल्ली से बिलोंग करते थे, जिन्होंने ये मार्केट देखा था और उनको कम चैलेंजेस आए थे वहाँ पे काम करने में। एक आए थे जो छोटे शहरों से आए थे, काफी सारे लोग, जैसे कोई कश्मीर से आया, कोई लखनऊ से आया, छोटे शहरों से आया, जिन्होंने दिल्ली जैसे शहर का मेट्रोपॉलिटन का आइडिया भी नहीं था और यहाँ के क्लाइंटल का भी आइडिया नहीं था, और डेफिनेटली दे आर लेस पॉलिश्ड आई विल से कि, तो उनके ऊपर ग्रूमिंग पे आपने कैसे मेहनत करी उस टाइम पे? लकीली जो सीनियर लोग थे टीम के वो सब सपोर्ट करते थे जूनियर्स को। वो एनवायरनमेंट जो था वो उसी टाइप का बनाया गया था कि भाई आप एक टीम हो तो आप सबको एक साथ काम करना है। तो जो मैं एटीट्यूड वाली बात बता रही थी कि एक बार आप सीख गए तो फिर आप आगे बढ़ने के लिए दूसरों को सिखाओगे ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ग्रोथ इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, ग्रोथ इज ऑल्सो फॉर रिस्पेक्ट। सो जो सीनियर्स थे वो जूनियर्स को भी ट्रेन करते थे, प्लस जो कंपनी का जो ट्रेनिंग का सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि वो कंपनी बाहर से आई थी, इंटरनेशनल थी, बहुत जिम चलाए थे उन्होंने, तो वो अपने सिस्टम्स लेके आए थे, तो उसका भी बहुत सपोर्ट था। अच्छे लोग हो, अच्छा सिस्टम हो तो कोई भी सीख सकता है। और हायरिंग का हमारा एक ही पॉलिसी थी, एटीट्यूड अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीजें हम सिखा देंगे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया था कि मैं भी एक छोटे शहर से आता हूँ, बनारस से आता हूँ, ठीक है, आप दिल्ली से हैं, तो ये क्वेश्चन यहीं पे बिल्कुल फिट हो रहा था, क्योंकि जब भी मैं छोटे शहर जाता हूँ तो लोग का क्वेश्चन होता है कि दिल्ली में आना है या मुंबई जाना है, काम करना है,
तो बहुत हेजिटेशन होती है. So this answer I think will help those people. They are sitting in a smaller town and they want to explore in a bigger city. तो मुझे इसमें एक दो चीजें लगती हैं. देखो, लोग सोचते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती ना, तो आप दिल्ली या बॉम्बे में काम नहीं कर सकते. बिल्कुल, ये बात गलत है. इट्स नॉट अबाउट अंग्रेजी, इट इज अबाउट कि आपकी नॉलेज सही है और आपकी कम्युनिकेशन कैसी है. आप हिंदी में भी कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन अगर आप सही से कम्युनिकेट करेंगे और कस्टमर को आप सुनेंगे और उनको समझाएंगे सही से कि आपकी नॉलेज क्योंकि अगर सही है पीछे से, तो आप कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. हिंदी बोले या अंग्रेजी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता. कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस. तो आप इस चीज से अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती. आप हिंदी में बोलिए. बेटर है कि आप साफ साफ हिंदी में जो आप नॉलेज है उसको आप बताइए, रादर देन आप टूटी फूटी अंग्रेजी में किसी के सामने. आधा टाइम ध्यान होता है कि अंग्रेजी सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ. तो आपकी कॉन्फिडेंस और खराब होगी उससे, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है. एग्जैक्टली. तो उससे अच्छा है कि आप जेन्युइन रहे. जो आपका कोर है, जो आपको आता है, और जो चीज आपको नहीं आती उससे घबराइए मत. सीधा बोलिए ये मुझे नहीं पता, मैं पता करके आपको बताता हूँ. हमारी टीम में कोई ना कोई जरूर होगा या कोई सीनियर होगा जो आपको बता देगा. आप सीधा कस्टमर को झूठ मत बोलो, सीधा बोलो कि ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे मालूम है वो ये है. जेन्युइनली आपको इस चीज से फायदा होगा या आपको ऐसे करना चाहिए. सो जेन्युइननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली ये लोगों में हेजिटेशन होती है कि एक तो इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी, दूसरा होगा कि मेहनत थोड़ी ज्यादा है दिल्ली में, बॉम्बे में, मुंबई में, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है. कंपटीशन भी है और कस्टमर भी तो डिमांडिंग है. अगर तो छोटे शहर में काम नहीं है तो लोग थोड़ा सा कम काम करते हैं, इसलिए रिलैक्स करते हैं. तो अगर आप बड़े शहर आएंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा. बट फिर उसका पे ऑफ भी है. क्योंकि आपको भी सीखने को मिलेगा और आप खुद भी चेंज हो जाओगे. जो मतलब यू आर नॉट द सेम पीयूष जो आप 15 साल पहले थे. बिल्कुल राइट. तो उससे फर्क तो पड़ा ना, क्योंकि वो चेंज हो गया आप, यू नो. सो वो बेनिफिट भी तो है. इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस, इट्स ऑल्सो द your exposure to things. You know, now I think when you came from Banaras you had not seen anywhere. Now you've traveled to so many places in the world, you've seen so much, you understand, right? Of course. तो वो चेंज भी तो आएगा. बिल्कुल. ठीक है. तो फिटनेस फर्स्ट आपने हाल ही में छोड़ा है, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल पहले. हाँ. तो अब उसके बाद आप क्या कर रही हैं? नया प्रोजेक्ट क्या है आपका? सो अब मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है इजी ह्यूमन. फिटनेस में इतने साल काम करने के बाद एक चीज मुझे समझ में आ गई थी कि खाने पीने पे लोगों को उतना ही ध्यान देना पड़ता है अगर फिट रहना है तो जितना एक्सरसाइज पे. क्योंकि अगर आप खाना सही से नहीं खाएंगे तो आप चाहे कितना भी वर्कआउट कर लें, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आएगी. कोई भी गोल ऐसे अचीव नहीं हो सकता. और अगर आपको हेल्थ भी मेंटेन करनी है तो खाना इज एज इम्पोर्टेंट. तो मैंने जो ब्रांड क्रिएट करा है उसका फोकस यही है कि न्यूट्रिशन और हेल्दी खाना, नॉट डाइट खाना. क्योंकि डाइटिंग में क्या होता है कि कोई रह नहीं सकता ज्यादा दिन. हम सब डाइट ट्राई कर चुके हैं अपनी जिंदगी में और वो 2 से 3 महीने के बाद हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते. तो लाइफस्टाइल चेंज जो है इन द वे यू ईट, हाउ यू चूज फूड, हाउ यू थिंक ऑफ फूड, राइट, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम एक्सरसाइज दिन में 1 बार ही करेंगे लेकिन खाना कम से कम 3 बार ही खाते ही हैं. तो वी शुड जस्ट फ्रॉम दैट ओनली वी शुड अंडरस्टैंड कि उसका कितना इंपॉर्टेंस है. तो ये जो इजी ह्यूमन हमने ब्रांड बनाया है वो इसलिए बनाया है, नाम भी इसीलिए चुना है कि इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली to make the right choices, right? It doesn't mean you have to deprive yourself, and also even exercise. आजकल इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया लोगों ने, इतनी सारी ओपिनियंस हैं, लोग कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो कोई भी देखता है तो कंफ्यूज ही हो जाएगा कि भाई फिटनेस से तो डर लगता है. बहुत सारे लोग, मैंने बड़े फिटनेस फर्स्ट में जैसे हम लोग काम करते थे या किसी भी जिम में गई तो बहुत लोग बोलते थे कि जिम के अंदर आके घबराहट होती है क्योंकि इतने सारे फिट लोग हैं, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है. एक्चुअली फिटनेस इज नॉट, it is what you want it to be. It is very simple, provided your mind accepts कि भाई मुझे ये करना है और उसका जो सिंपलेस्ट रास्ता है वो मैं अपना लेता हूँ बस. rather than comparing with other people or trying to be something which you cannot be. तो the whole philosophy of the brand is to simplify fitness. उसका एक रीजन है क्योंकि फिटनेस को जो पैकेजिंग थी और जो मार्केटिंग थी वो बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग या फिर उस तरीके से कन्वर्ट किया गया था कि आप कि आप अच्छा दिखोगे तो आप फिट हो. मतलब मेरे ख्याल से फिटनेस की सिंपल डेफिनेशन है कि आपका अपना शरीर है उसका ख्याल रखिए खाने पीने से और व्यायाम से. इतना सिंपल है. ठीक है. सो ये जो इजी ह्यूमन आपका क्लब है ये किस तरह का क्लब है और कहाँ है?
तो हमारे इजी ह्यूमन के 2 क्लब्स हैं इस वक्त बॉम्बे में। एक ओशिवारा में है और एक कोलाबा में है। और कोलाबा वाला जो क्लब है उसमें हमारे नीचे एक हेल्थ कैफे भी है। सो उसमें हम सारे हेल्दी फूड सर्व करते हैं। और जो खाना भी हम लोगों ने बनाया वो ये नहीं है कि आपको सैलेड और ग्रिल्ड फिश और ये सब मिलेगा। आपको सब तरह का खाना मिलेगा। यहाँ तक कि बटर चिकन भी हमारे मेन्यू में, चीज केक भी हमारे मेन्यू में। लेकिन हमने सिर्फ कोशिश ये करी है कि जो हमारी रेसिपीज हैं उसमें हम फूड सब्स्टिट्यूशन से कैलोरी कंटेंट थोड़ा कम करें और न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ा दें। क्योंकि जब आप न्यूट्रिशन डेंस खाना खाते हैं तो आप कम खाएंगे, चाहे वो आपका फेवरेट खाना क्यों ना हो। क्योंकि आपकी बॉडी बेसिकली, हंगर इज अ हार्मोन, आई मीन इट्स बेस्ड ऑन अ हार्मोनल रिस्पॉन्स, and so the body gives you a signal of being hungry when it needs nutrition. So if you give it the right nutrition, it gets satisfied faster. हम लोग जब एम्प्टी कैलोरीज खाते हैं तो हम ज्यादा खाते हैं क्योंकि बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, तो वो सिग्नल भेजती रहती है कि और दो और दो और दो, राइट। हम चीनी खाएंगे या कुछ भी एम्प्टी कैलोरीज खा रहे हैं उसका फायदा नहीं हो रहा है। जहाँ पे आप न्यूट्रिशन डेंस खाना खाना शुरू कर दोगे आप सही खाओगे और कम खाओगे, अब चाहे वो आपका फेवरेट फूड क्यों ना हो। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रिशन की बात रही। इजी ह्यूमन में ट्रेनिंग किस तरीके की हो रही है, मतलब कि बॉडी बिल्डिंग है, क्या है, मतलब पर्सनल ट्रेनिंग है? इजी ह्यूमन में हम हर तरीके की ट्रेनिंग करते हैं। the training is not of any particular type, it is based on जो कस्टमर को चाहिए। हमारा ओरिएंटेशन ये है कि जो आपका रिजल्ट जो आपको चाहिए वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अपनी ट्रेनिंग उस हिसाब से करेंगे बेस्ड ऑन कि आपकी जरूरत क्या है। सो एक जो हमारा ओशिवारा वाला स्टूडियो है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन पर्सनल ट्रेनिंग एंड स्मॉल ग्रुप पीटी, मतलब 2-3 लोग को एक साथ पीटी कराना या सिंगल पीटी, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसमें हम लोग ये फॉलो करते हैं कि जो भी आपका एक 7 स्टेप का असेसमेंट है। मोस्ट क्लब्स आजकल 1 या 2 स्टेप करते हैं। आपका बॉडी फैट एनालिसिस कर देंगे और आपको बता देंगे कि इतना फैट है, इसको लूज कर लीजिए। हमारा एक 7 स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ रिस्क सब कुछ कवर करते हैं। साथ में आपका पोस्चर, आपका गेट, आपकी फंक्शनल फॉर्म जो है वो सही है कि नहीं। आपको मैं कोई भी एक्सरसाइज कराऊंगी, अगर आपके कोई इनसाइड में कोई मसल इम्बैलेंस है या कोई पुरानी इंजरी की वजह से स्कार टिश्यू बिल्डअप है, उसको मैं अगर लोड करूंगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आपको लॉन्ग रन में। तो हम ये सब चीजें पहले टेस्ट करके फिर आपके गोल के हिसाब से आपके लिए प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। अब वो हेल्थ गोल हो सकता है, एस्थेटिक हो सकता है या फिर फंक्शनल हो सकता है या स्पोर्ट रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्लब। तो अगर किसी को बॉम्बे में है और वहाँ पे जाना है तो इजी ह्यूमन जा सकते हैं आपके पास, है ना। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कोचेस बहुत अच्छे होंगे, ट्रेनर सीनियर होंगे, सारे सब एक्सपीरियंस लोग हैं, सब सर्टिफाइड हैं। कम से कम सबके पास 7-8 इयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम है इंडस्ट्री में। एंड इज अ मैच्योर क्लब की वो नहीं कि मनी मेकिंग है कि आपको हर तरह का क्लाइंटल टारगेट करना है, भीड़ इकट्ठी करनी है, वैसा नहीं है। नहीं, भीड़ इकट्ठी करने वाला सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। द आइडिया इज टू मेक इट इजी, टू मेक इट सिंपल। हमारे कोलाबा वाले क्लब में ग्रुप एक्सरसाइज भी होता है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है स्पेस। द आइडिया इज मोस्टली कि हेल्थ फिटनेस शुड बी समथिंग जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और इजीली कर भी सकते हो। मुश्किल नहीं होना चाहिए और डेली कर सकते हो। और डेली करो या हफ्ते में 5 बार ही करो, डिपेंडिंग ऑन योर स्केड्यूल, बट करो। तो वी वांट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। दैट इज व्हाई द नेम इजी ह्यूमन। लाइक लेट्स मेक इट इजी टू बी ह्यूमन अगेन। एंड टू बी ह्यूमन यू हैव टू ईट वेल एंड मूव वेल। दोस आर द 2, यू नो। अब और चाहिए क्या? कुछ होता नहीं है। खाना जरूरी है तो इसलिए अच्छा खाओ, खाना छोड़ नहीं सकते। एग्जैक्टली। एंड मोस्ट ऑफ अस लाइक टू ईट वेल। किसी को नहीं, आप कोई है, बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे यू नो बिल्कुल बस सैलेड खाने के अच्छा लगता है और खाना नहीं अच्छा लगता। हम लोग को हमारी रोटी, दाल, सब्जी, नॉर्मल इंडियन खाना, करीज अच्छी लगती है। तो हमारी जो फिलॉसफी है वो ये है कि आप सब खाओ जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सीख के खाओ। Just learn how to eat it so that it does not impact your body negatively. And then exercise, do it specific to what you are and what you need to do. Don't emulate, try to be somebody who you are not. Set your own goal. Exactly. क्योंकि अगर आप मीडिया में देखेंगे तो जो लोग आपको नजर आते हैं उनकी बॉडीज उस तरीके से इसलिए हैं क्योंकि वो कई घंटे जिम में लगाते हैं, कई उनकी न्यूट्रिशन बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो अगर आप नॉर्मल इंसान हैं और आपकी अपनी लाइफस्टाइल है और आप काम करते हैं, फैमिलीज है, सेलिब्रिटी है, कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, बट फिर उनके पास टाइम भी वैसा है। बट नॉर्मल लोगों को तो नौकरी करनी है, बिजनेस चलाना है, बच्चे देखने हैं, सब कुछ करना है, ट्रैफिक देखना है। तो उस हिसाब से वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि वी गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स दैट आर ओके फॉर यू। एंड अगर आप हमें आके बोलेंगे कि भाई मुझे
आर्नल्ड जैसी बॉडी चाहिए कुछ, तो हम आपको मना कर देंगे कि वो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आई मीन व्हाई वुड यू वांट इट, या अनलेस यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, देन वी विल हेल्प यू. इफ यू आर इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड यू वांट टू डू दैट एंड समथिंग लाइक दैट, वी विल हेल्प यू टू डू दैट आल्सो. बट उसके रिटर्न में आपको डिमांड भी करनी है. Exactly. योर कमिटमेंट हैज टू बी डबल. Exactly. है ना. तो वो हो गया. सो शिवाली, ऑलमोस्ट आप 20 ईयर से एक्सरसाइज कर रही हैं, मतलब एसोसिएटेड विद फिटनेस समहाउ, ठीक है. 10 ईयर से तो आप काम कर रही हैं और उससे पहले से एक्सरसाइज कर रही हैं. सो इंडस्ट्री को इतना चेंज होते हुए देखा होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में मेरे को पूछना है आपसे कि 10-15 साल पहले जब फिटनेस फर्स्ट नहीं आया था, तब इंडस्ट्री कैसे थी और उसके बीच कैसे चली, और नाउ वेयर इट इज हेडिंग फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स. So I think 2005 के आसपास अगर हम 15 साल पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम पे इंडस्ट्री वाज वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी ब्रांड और एनी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिटनेस. फिटनेस वाज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल. सो अगर एक अच्छा कोई ट्रेनर है, उसने स्टूडियो खोला है, आप वहाँ आपके घर के आसपास है, आप चले गए और वहां पे आपने कुछ सीख लिया. मैंने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्टूडियोज में वर्कआउट किया ओवर द इयर्स. तो कोई एरोबिक स्टूडियो है, कोई, और जो ट्रेंड आता था उसके हिसाब से लोग बिजनेस खोलते थे. और बेसिक जिम्स होते थे, उसमें भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती थी. एक कोई स्टैंड अलोन जिम एक कॉलोनी में है, दूसरा कहीं और है, उसमें कुछ इक्विपमेंट है, एंड मोस्टली इट यूज्ड टू बी फोकस्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग ओनली. आई थिंक अर्लियर जो पुराने 15 साल पहले वही होता था. उसके बाद आई थिंक फिटनेस फर्स्ट जैसे क्लब जब आए, एक गोल्स जिम आया, वो भी बट वो फ्रेंचाइज मॉडल में आया. फिटनेस फर्स्ट ओरिजिनल कंपनी के मॉडल में आया, तो उससे थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन होना शुरू हो गया. फिटनेस फर्स्ट के 10 क्लब खुले, तो उसमें ये हो गया कि आप जिधर भी जाएंगे, किसी भी सिटी में जाएंगे, तो आपको 2-3 मेजर सिटीज में 2-3 ऑप्शंस थे और स्टैंडर्डाइजेशन होनी शुरू हो गई. दूसरी चीज जो मैंने देखी उस इंटरिम में, कि बॉडी बिल्डिंग से शिफ्ट आ गया थोड़ा ग्रुप एक्सरसाइज, फंक्शनल ट्रेनिंग, एंड देन स्लोली आउटडोर ट्रेनिंग, क्योंकि रनिंग एंड मैराथन रनिंग केम अप वेरी वेल इन द लास्ट 10 years. तो ये जो शिफ्ट आया फ्रॉम person oriented or a trainer oriented studio to a standardized fitness offering to functional training, and now more specific sports specific training, goal specific training. This is a very big change, because earlier it was just about आज बैक डे है, आज लेग डे है. 15-20 साल पहले यही होता था, डेली ही चलता था. 20 मिनट कार्डियो कर लो, आज ये कर लो, वो कर लो. अब बिल्कुल चेंज हो गया. आई थिंक इन द फ्यूचर द ट्रेंड्स are going to be, there will always be the big chains which are standardizing fitness offerings and making it easy for people to access them. And then there'll be a clear demarcation of niche market fitness, which is for those people who are a little more specialized. The generic chains will serve people who are entering fitness, and the niche market will serve the people who have already gone through their initiation, have been working out for X number of years, and now want to get into specific goals. Those goals could be related to marathons, triathlons, sports events, golf, tennis, anything that people are pursuing in their lives, or it could be related to health, because health is a very big issue. And I think even hospitals and doctors have now started, almost every doctor who is dealing with any lifestyle disease is recommending fitness as a clear routine. So rehabilitative fitness, preventive fitness from a health perspective, then sports specific or goal specific is going to be the major trend. So the industry will definitely see a divide in this, that more and more niche fitness products will have to come up, and then the generic players are obviously getting stronger and more bigger as more people come in, more money is pumped into the industry. Yes. So that's where I see. हाँ, तो इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कि बेसिकली जैसे 2007 के आसपास का मैं टाइम बताता हूँ. उस टाइम पे फिटनेस प्रोफेशनल्स, मतलब जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स थे या डिग्री होल्डर्स थे, बहुत कम थे. मेरे को याद है जब मैं इस कर रहा था तो इंडिया में कोई भी नहीं था. वी जस्ट स्टार्टेड, देन वी स्टार्टेड सीइंग ऑन अ वेबसाइट कि कितने लोग इंडिया में हैं. तो ऑलमोस्ट नन. हम लोग पहले 3-4 तो हम ही थे. ठीक है. तो उसके बाद से फिर ये ट्रेंड आया नॉलेज का. तो नॉलेज ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया. उसके बाद से जो लोग 15-20 साल से इंडस्ट्री में हैं और कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट को समझ करके चेंजेस ला रहे हैं, लाइक यू, अदर पीपल आर आल्सो अराउंड, तो
उनको एक विजन दिखता है कि 5-10 साल पहले ऐसे था, 5 साल बाद ये होगा, 5 साल बाद ये होगा. सो दे ड्राइव द मार्केट, द इंडस्ट्री देमसेल्फ इन अ राइट डायरेक्शन. तो एक वो बड़ा सिंपल है कि आपको 5 साल आगे का फ्यूचर दिखने लगता है कि 5 साल बाद हमें ये करना है. जैसे आपने इजी ह्यूमन खोला, देयर इज डेफिनेटली अ बिग लॉजिक बिहाइंड कि आपको पता है कि जो चीज पहले 15 साल पहले थी वो सक्सेसफुल नहीं है, तो मैं वो नहीं करूंगी, अब मैं ये करती हूँ. तो वो रीजन था. ठीक है. दोबारा एक क्वेश्चन में फिटनेस फर्स्ट का रिपीट कर रहा हूँ कि ठीक है. सो जब आप फिटनेस फर्स्ट में थी तो आपने 2 टीम मैनेज एक साथ करी, फिटनेस की और सेल्स की. ठीक है. तो वो सारे लोग जो अभी फिटनेस में नहीं है, स्पेशली दे बिलोंग टू सम अदर प्रोफेशन, और उनको स्विच करना है कि फिटनेस में आना है, तो उनको एक तरह का डर है कि मैं जो कोई क्लब होता है उसके 2 सेगमेंट हैं, एक सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड एवरीथिंग, और दूसरा एक नीश फिटनेस का. तो इसमें आना है लेकिन हमारी एज ज्यादा है, 30 प्लस है या कुछ भी है, या फिर कोई रीजन है. सो इज इट पॉसिबल फॉर देम टू कम इन फिटनेस इंडस्ट्री एट द टाइम, एंड हाउ दे कैन कम, हाउ दे कैन परस्यू देयर करियर, हाउ कैन स्विच? डेफिनेटली पैसा तो कम होगा स्टार्टिंग में. जरूरी नहीं है. माई थिंग इज वेरी सिंपल. अगर आपको जेन्युइनिटी है कि फिटनेस में आना है, ठीक है, तो कोई वजह होगी. ऐसे तो कोई फिटनेस इंडस्ट्री में आएगा नहीं, क्योंकि इट्स नॉट लाइक द बैंकिंग इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड है कि आप पैसे के पीछे आ रहे हैं. अगर आप फिटनेस में आ रहे हैं तो इसका मतलब है किसी और इंडस्ट्री से, तो इसका मतलब है कि आपके पास जेन्युइन पैशन है. अगर आपके पास जेन्युइन पैशन है तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, थोड़ा सा उसको एजुकेशन से बैकअप करिए और अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि जिंदगी का तजुर्बा जो होता है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता. अब आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 25 साल के हैं, जो भी आपका तजुर्बा है उसको लीजिए, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड नॉलेज लीजिए और अपने पैशन को परस्यू करिए. ठीक है. अपॉर्चुनिटीज आएंगी डेफिनेटली, क्योंकि जेन्युइनिटी सबको दिखती है. एंड बिगेस्ट थिंग इन फाइंडिंग गुड पीपल, लाइक मैंने बहुत टीम्स हायर करी है, पर मेरा सबसे पहला यही होता था कि इंसान की जेन्युइननेस क्या है. अगर आपके पास जेन्युइननेस है और आप अपनी नॉलेज बढ़ाने का खुद वो चाह रखते हैं कि भाई मैं सीखना चाहता हूँ, और थोड़ा सा भी एफर्ट खुद दिखाते हैं कि मैंने खुद ये किया है, तो दूसरे लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे और आपको अपॉर्चुनिटी देंगे. लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी. अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बस पैशन पे कोई आपको नौकरी दे देगा, वो नहीं होएगा. राइट. तो अगर आप आना चाहते हैं तो पहले थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सा, ताकि आप भी बोल सकते हैं कि भाई मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, अपना दिमाग इन्वेस्ट करा है, अपना पैसा इन्वेस्ट करा है. तो जो हायरिंग के पर्सपेक्टिव से, जो मैनेजमेंट के साइड पे है, उसको ये लगेगा कि हाँ, दीज पीपल हैव एक्चुअली, दे आर सीरियस अबाउट इट. ये मजे के लिए नहीं आ रहे हैं. ये नहीं कि हाँ हमें जिम में वर्कआउट करने को मिलेगा इसलिए हम ज्वाइन कर लेते हैं, बट सीरियस इंटेंट से आ रहे हैं. तो जहां सीरियस इंटेंट दिखेगा वहां पे. ओके. सो सेकंड क्वेश्चन, इसमें 2 सेगमेंट है बेसिकली. पहला तो ये है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज नॉलेज की जो भी फिटनेस प्रोफेशनल को डिग्री सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है. मैं काफी सारे ट्रेनर देख रहा हूँ आसपास कि जो सालों से हैं लेकिन ट्रेनिंग ही करा रहे हैं, लेकिन अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं. वो और दूसरा जो क्लब ऑनर्स हैं, जो जिम ऑनर्स हैं, वो क्या उनको भी मतलब सर्टिफिकेशन करने जरूरी है? आई हैव सीन योर प्रोफाइल ऑन इजी ह्यूमन, यू हैव डन एवरीथिंग, न्यूट्रिशन से लेकर के वेट मैनेजमेंट से लेकर के plenty of certification you have done. You don't train, you manage a club, and along with you have a solid team, and they also have a equal knowledge and degrees. देखिए ऐसा है कि सर्टिफिकेशंस और नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने आप में भी चेंज देखा था. मैं जब आपको पहले मिली थी तो आप सर्टिफाइड नहीं थे, फिर आप सर्टिफाई हुए, उसके बाद आपने एजुकेशन और परस्यू करी, और जो आप तब थे और जो आप आज हैं बहुत फर्क है उसमें. एंड यू नो कि एजुकेशन हैज प्लेड अ रोल इन इट, राइट? सो सिमिलरली फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? But I do understand that there is a challenge for people to follow certifications. One, it's quite expensive, right? Two, it's not easily available. Second, there's a language barrier. क्योंकि आधे से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे जो फिटनेस में आते हैं, उनके लिए इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इजी. तो एग्जाम्स अगर आपको इंग्लिश में देने हैं तो आप पैसे भी जमा कर दो. हिंदी मीडियम जो लोग हैं, हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो छोटे शहरों से आते हैं. इवन दिल्ली में भी बहुत पॉपुलेशन, मैंने बहुत ट्रेनर देखे हैं ऐसे. बट द थिंग दैट वी नीड टू डू इज कि एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. अगर आप कर सकते हैं और आपको कोई हेल्प करके आपको करा देता है, सिखा देता है, तो जो उसका बेनिफिट होता है वो बहुत है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन सॉलिड हो जाती है. तो फिर जब आप किसी को कुछ समझाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इन डेप्थ हो जाता है. सो आई विल नेवर से कि डू नॉट डू अ सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन. यू मस्ट, राइट?
whether you manage a club or not, if you're working in fitness, you should understand what the basics of fitness are. And that was my aim. Because if I manage a club, I cannot manage without my fitness team. And fitness team को समझने के लिए आपको अपने आप को educated रखना है, ताकि आपकी education उनके बराबर हो. राइट ये नहीं कि आप मैनेजर हो तो आपको कुछ पता नहीं है, आपको बस सेल्स के नंबर पता है और फिटनेस के बारे में कुछ नहीं पता. नहीं तो फिर आपको फिटनेस में आना नहीं चाहिए, फिर आप कहीं भी जाओ मैनेज करो. राइट बिकॉज यहाँ पे आप किसी की जिंदगी को इम्पैक्ट करेंगे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली भी हो सकता है अगर आपको नहीं आता ठीक से, तो चोट लगेगी. तो इसलिए बहुत जरूरी है. ठीक है. बट ट्रेनर्स की प्रॉब्लम भी मैं समझती हूँ, क्योंकि एजुकेशन महंगी है, लैंग्वेज का बैरियर है, तो वो कैसे करें. और टाइम नहीं है, काफी ज्यादा काम करते हैं ट्रेनर, घंटों काम भी होता है, प्लस खुद की फिटनेस का भी ध्यान देना होता है, प्लस ट्रैवल है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं. तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि जो आजकल जो फिटनेस एजुकेशन का बहुत लिफ्ट है, बहुत लोग आजकल फिटनेस एजुकेशन में लगे हुए हैं, लेकिन फिटनेस एजुकेशन का एक प्राइमरी मोटिव होना चाहिए कि उसको बनाओ अफोर्डेबल. ठीक है. और दूसरा लैंग्वेज. हाँ, और उसका लैंग्वेज, जैसे K11 अकेडमी है, वैसे मुझे मतलब मेरे को उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाते हैं. ठीक है. जैसे चिराग दिल्ली में, चिराग सिटी में, वो भी दिल्ली में हिंदी में पढ़ा रहे हैं. हाँ, तो बहुत जरूरी है कि हम लैंग्वेज बैरियर. मैं भी वर्कशॉप्स कराता हूँ वेट लिफ्टिंग की, सब हिंदी में होती है. एग्जैक्टली. और काफी बजट होती है, मतलब हर कोई आ सकता है, बहुत सस्ता होता है. और उसको बजट में रखना, ऑप्शंस देना पेमेंट के, कि भाई अच्छा अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप काम कर लो, उसके बदले में इंस्टॉलमेंट में दे दो, या मतलब कुछ, ताकि हम लोग अब जो फिटनेस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड है, राइट, हमारा आई थिंक ये बनता है कि हम एजुकेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लोगों को चांस दें कि वो बढ़े, क्योंकि जब वो कमाएंगे तभी वो और अफोर्ड कर पाएंगे. यू गेट माय पॉइंट कि मतलब अभी स्पेशली फ्रेशर्स कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ से आएगा 30-40 हजार रुपए सर्टिफिकेशन करने के लिए, नहीं आ पाता, बहुत मुश्किल है. तो आई थिंक अगर जो हम लोग पहले से इंडस्ट्री में है, थोड़ा सा इस पे इनिशिएटिव लें कि हम कुछ चीजें इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए या जो बच्चे अंदर आना चाहते हैं उनके बेनिफिट के लिए करें, तो उससे बहुत फायदा होगा. और दूसरी चीज इसमें मुझे ये भी लगती है कि लड़कियों को हमें बहुत बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में लड़कियों की बहुत डिमांड है, लेकिन घर वाले अभी भी यही सोचते हैं कि फिटनेस इज नॉट अ प्लेस फॉर गर्ल्स. स्पेशली ट्रेनर्स नहीं है, ट्रेनर्स में तो मिल जाएंगे. एग्जैक्टली. सीनियर तो फिर भी वो भी कम है. मतलब मैं कितने कन्वेंशंस में गई हूँ, कितनी मीटिंग्स में, आई हैव बीन द ओनली वुमन in 20, 30, 50, 100 men, you know, and people have asked me this question कि कैसे. तो लड़कियों को भी बढ़ावा थोड़ा सा देने की जरूरत है कि you know it is safe, it is growing, it is a future and there is a huge demand. लड़कियों के लिए आज की डेट में अच्छी ट्रेनर्स जो होती हैं उनके लिए money is not an object. I know good female trainers in Bombay who earn more than men who are as educated as them, but mainly because they are girls and there's a shortage of girls. ठीक है. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट बेसिकली जो इतने बड़े बड़े क्लब्स हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब स्क्वायर फीट वाइज, फुटफॉल वाइज, 5,000 मेंबर, 4,000 मेंबर्स, सो हाउ दे आर कमर्शियली सक्सेसफुल. कमर्शियली इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे होते हैं ये? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बीइंग लाइक so commercially successful, maintaining so many commercials on a daily basis? See, there is it's a volume game then, right? In other countries, wherever I have seen very large clubs, there are 2-3 factors to this. The cost of real estate is very important, right? In our country, real estate is very expensive. So to run a very large gym or very large square footage is a big challenge. And we have faced that challenge, and you know, at Fitness First, in many instances, we came out on the right side of it. We faced it and we conquered it, right? But abroad, in a lot of countries where you see very large gyms, it's not. Real estate is cheaper. Real estate is cheaper, तो उनके overheads कम होते हैं. Plus models अलग-अलग होते हैं. Staffing पे वो इतना खर्चते नहीं, employment पे इतना नहीं खर्चते. Plus लोगों में knowledge ज़्यादा, अपने आप आते हैं. Exactly. Knowledge ज़्यादा है तो अपने आप workout कर लेते हैं आके. Plus वो gyms कई तो 24 घंटे खुले रहते हैं, कभी भी आइए करिए. तो वो बाकी जगहों में पैसे बचा लेते हैं. मतलब जैसे employment. तो ये जो अभी इंडिया में जनरेशन है, अभी करंट टाइम है, क्या लॉजिकल है बड़े जिम खोलना? देखिए, बड़े जिम के लिए क्या होता है कि आपको बहुत सारे लोग चाहिए, ठीक है. और अब जो ट्रैफिक का हाल है हमारे बड़े बड़े शहरों में, और जिस तरीके से हम लोगों के पास टाइम नहीं है, और ऑल्सो जो फोन्स और इंटरनेट की से सारी इंफॉर्मेशन वैसी अवेलेबल है, तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आप बहुत दूर नहीं जाएंगे फिटनेस के लिए, क्योंकि एक तो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास फोन पे, और दूसरा बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स एंड आवर कमिटमेंट टू सो मेनी थिंग्स, काम भी करना है, ये भी है, ट्रैफिक है, तो आप ज्यादा दूर जाएंगे नहीं.
तो अगर आपका बहुत बड़ा जिम है तो आपको बहुत एरिया कवर करना पड़ेगा एज योर टारगेट एरिया, क्योंकि आपको उस एरिया से लोगों को खींचना है बहुत सारे तो वो एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना जहाँ पे लोग 5 किलोमीटर के बाहर से भी आ सकते हैं आराम से 5-10 मिनट की दूरी में, वो आजकल इंडिया में बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसी लोकेशन हम लोग सारा टाइम ढूंढते हैं फ्रॉम अ जिम मैनेजमेंट और ओनर पर्सपेक्टिव, बट बहुत मुश्किल है। प्लस उसका जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि कॉस्ट बड़ा है तो फिर आपको नंबर ज्यादा चाहिए। तो माई थिंग आई वुड से, एंड Easy Human has also been opened on this principle that people want fitness to be convenient, to be easy. So if it has to be easy, then it has to be in your local area. कि आप गाड़ी नहीं भी ले आना चाहते तो पैदल जा सकते हैं या ऑटो से जा सकते हैं या टैक्सी से जा सकते हैं, क्योंकि बॉम्बे में तो सब लोग टैक्सी और ऑटो यूज करते हैं। इट्स नॉट अ स्टेटस थिंग। आपके पास गाड़ी ड्राइवर भी होगा तभी भी आप कई बार ऐसे जाते हो क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है और आपको लेके ही नहीं जानी, यू नो। सो फिटनेस लोकेशंस इफ दे हैव टू बी कन्वीनियंट, इफ यू से कि भाई मेरे क्लब के आसपास 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर से कोई नहीं आएगा, राइट, तो देन आपको साइज छोटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकली लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे दूर से। तो इसलिए तो वो जनरेशन अब चली गई है कि बड़े जिम खोलना 2500 आई थिंक बड़े जिम का अपील रहेगा बिकॉज इट इज बिग, और जब आप देखेंगे तो जहाँ बड़ा होगा वहां पे मशीनें ज्यादा होंगी, लोग ज्यादा होंगे, तो वो अपील तो रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी उसकी रहेगी कि नहीं कितना सक्सेसफुल है, कितना दिन सर्वाइव करेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके चैलेंजेस हो जाते हैं जिम बार-बार कि आपने किसी और को दे दिया, फिर किसी और को। और जो बड़े जिम हम लोगों ने चलाए भी हैं इन द पास्ट, वो मैंने देखा है कि उसको री एनर्जाइज करना पड़ता है, मतलब उसको रीडू करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। Okay, so very interesting thing is here. Basically, you've been mentor for so many people. आप जहाँ भी जाएंगे आसपास mostly people know you, ठीक है, और जो डायरेक्टली नहीं जानते इनडायरेक्टली जानते हैं, and you've been mentor। और तो ये जो सेल्फलेस होकर के, मतलब बिना किसी पक्षपात के आप अपनी नॉलेज देती हैं, लोगों को सिखाती हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? मतलब कि लोगों में वो जज्बा भर देना कि आप आओ मेरे पास, मैं सिखाती हूँ आपको, और लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं आपको, तो ये लोग बड़े कम है इंडस्ट्री में। सो हाउ दिस इज योर नेचर? नहीं, it is about, like I said, it's about being genuine. If you are genuine about something, you will do this. Don't you think you are more responsible about the fitness industry, that you don't want to make money out of it, you just want to help people, कि आप हेल्प करोगे तो वो लोग सीखेंगे आपसे, ठीक है। वन पॉइंट ऑफ टाइम यू टॉट मी आल्सो, मतलब आपने मेरे को बहुत सिखाया, ठीक है। फिटनेस भी मैंने आपसे पढ़ी थी एक जमाने में, तो और उस बात को बहुत टाइम हो गया, बड़ी रिस्पेक्ट है आपके लिए। तो मैं अकेला इस रिस्पेक्ट करने वाला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं आसपास। थैंक यू। बट मेरा वही पर्सपेक्टिव है कि इफ यू make enough people successful, they make you successful. Okay. You understand what I'm saying? This is not something that I have said. This has been said by a lot of sales gurus, marketing gurus. See, as a leader or as somebody who's managing a team, if you make your team successful, you automatically become successful. And this is the thing you're leaving behind. Yeah. And no, so if I grew in the fitness industry, it's because I spent the effort on helping other people grow. And their growth kept pushing me up. Right? If you keep saying कि मुझे बढ़ना है, मैं क्या करूं, तो उससे कोई अपना फायदा उससे नहीं होता। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और हम सब उस पोजीशन में आएंगे इवेंचुअली, कोई भी फ्रेशर भी होगा तो थोड़े दिन के बाद वो थोड़ा सीनियर होगा, वो और बढ़ेगा। तो अगर आप ये अप्रोच रखें कि भाई लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आई कैन हेल्प, आप अपनी टीम को बढ़ाएंगे, वो आपको अपने आप ही धक्का दे के ऊपर पहुंचाते जाएंगे। और वही मेरा मतलब, ऐसा कुछ आई नेवर सेट आउट कि मैं कुछ सोशल वर्क कर रही हूँ या ऐसा कुछ कर रही हूँ। मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो उससे मुझे अपनी टीम को सक्सेसफुल करना है। वो सक्सेसफुल हो गए तो मैं भी हो जाऊंगी। तो शिवाली, व्हाट इज योर लाइफ बियॉन्ड फिटनेस? इसके मतलब हर टाइम जो है फिटनेस दिखता है, मतलब व्हाट ऑल रिक्रिएशनल यू डू, लाइक हाउ योर लाइफ, फैमिली एंड ऑल? फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। आई एम स्टिल वेरी क्लोज टू माई स्कूल फ्रेंड्स, इन फैक्ट इवन नाउ। आई एम मैरिड। क्या फैमिली लाइफ, मतलब इट्स एब्सोल्युटली जैसे होती है सबकी, मतलब आई ट्रैवल अ लॉट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना। फिटनेस के अलावा और क्या चीजें हैं? मेरे कुत्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई लव एनिमल्स।
I love sports, I love horse riding, I play the piano, बहुत सारी चीजें हैं. Music and everything. Music में भी वो, हाँ, music तो, I mean everybody likes to listen to music, but I learned how to play the piano. Fitness के चक्कर में बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर शुरू कर दिया है. So I find that very satisfying. कभी अकेले बैठ के आराम से music बजाओ. As you said in the beginning, I used to have a bookshop, but that was because I used to love to read. I still love to read. I'm not a very big television watcher. I would prefer a book any day over, and I love to study. And even now, I love to do certifications and study and learn things. Like this whole thing with nutrition is a new chapter in my life. Like I'm learning how to cook properly. I'm learning, nutrition. Yeah, PN nutrition, sports nutrition. I've done. So it's, to me, studying is a hobby. Learning new things and my animals and music. Very interesting. Yeah. ठीक है. So one more thing is here basically is out of the equation. ये मैं सबसे पूछता हूँ कि सोशल मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंस है आजकल, और अभी लकीली आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, लेकिन पास 10 साल में जब आप फिटनेस फर्स्ट में थी तो सोशल मीडिया बड़ा कम हो गया था. रीजन बिजी था या फिर कोई और रीजन था एकदम से एक्टिव हो जाना सोशल मीडिया पे? दूसरा एस्पेक्ट ये है कि काफी सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और जी सबको यूज करना चाहिए, लेकिन काफी सारे लोग जॉब में रहते हुए इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे बॉस देख रहे हैं हम क्या पोस्ट कर रहे हैं. सो हाउ इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया इन योर व्यू? देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया जो है 10 साल पहले तो खैर मेरे को कुछ खास पता भी नहीं था उसके बारे में. हाँ, बट इट वाज नॉट समथिंग दैट वन यूज्ड फॉर बिजनेस और फॉर टू मच, राइट? In the last, I think 4-5 years, social media has come to another level, right? All of us, everybody's in it in some way or the other. And for a business or for a professional, it's very important because it gets out what you're doing. It's the easiest way to communicate what is happening and what you're doing. Reach to right people. Yeah, but on the other hand, the problem that can also happen is that it can be if you overdo it or if you don't do it properly, right, then I also think it has a negative effect because there's a lot of nonsense also going on. So to be able to maintain that line, right, that you are a professional and that you don't just put posts out there just for the sake of putting posts out there. कि कुछ लगाना है बस. हाँ, बस कुछ लगाना है. तो वो थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनली, जैसे इजी ह्यूमन का सोशल मीडिया, इट इज हैंडल्ड बाय अ प्रोफेशनल कंपनी. सो इफ यू सी इट कमिंग अप एवरी डे, इट इज बिकॉज दे आर डूइंग इट. They know how to do it. They know what to do. So they are creating the content for us. We are obviously directing it, but they are managing it, right? From a business perspective, it's very important. My personal social media, I still try to aim at the people I know. So I want to be in touch with people. So I put things out there. I read their stories. Unfortunately, that's becoming less and less. People are putting more ungenuine and less, what's happening. Actually, I try to keep that as far as possible. So you will always go on my social media. You will see my travels and my dogs and all the things that I talk about that are my life. प्रोफेशनली मतलब सोशल मीडिया अगर आप क्लब चला रहे हैं या फिर कोई स्टूडियो चला रहे हैं तो उसका यूज होना बहुत जरूरी है आज के जमाने में. जरूरी है, बट प्रोवाइडेड आप सही से करें. आना चाहिए आपको. हाँ, सही से होना चाहिए, बिकॉज एक लाइन होती है कि क्या इन्फॉर्मेशन अच्छी है शेयर करने के लिए और क्या मतलब बेकार के लिए करे जा रहे हैं. अगर आप रोज स्पोर्ट्स के वीडियो डाल रहे हैं तो एट सम पॉइंट उसका पॉइंट क्या है? बिल्कुल डेली आप वर्कआउट के पोस्ट लगा रहे हैं. वर्कआउट का पोस्ट आप लगाइए तो वो उसका अप्रोच क्यों लगा रहे हो वो कुछ होना चाहिए उसका कि क्यों लगा रहे हो. अगर आप डेली स्क्वाट के वीडियो लगाए जा रहे हो या आज आपने इतने किलो कर लिया उतने किलो कर लिया, उससे मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि उसका आइडिया क्या है. आप या तो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं या क्या, मुझे नहीं समझ में आता. आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज, आई एम जस्ट सेइंग कि वो मुझे नहीं समझ में आता. But because social media, it's free, you can do whatever you want. Of course. But I would suggest that have some goal. If it's your personal post, then that's regarding your friends and family and what you think that they want to see about your life. So that's fine, right? And if it's work related, then very interesting. Okay, Shivali, what's your next project now? Like, what are you gonna do after Easy Human? You gonna open more franchisees? I don't want to do a franchisee model because I feel that we kind of start compromising on quality. It's too early for franchise because we've just started the brand. Okay. So we'll consolidate it a bit more. We'll open a few more locations. And then we'll see. I mean, it's still early. We are getting the positive response so far is very good from people. They love the food. They love the concept.
but it's still early days. So definitely Easy Human is going to be my focus for the next 5 years. And how we grow it is we're going to come up with new and innovative ways to. One should enjoy what they're doing. Every day. Yeah. है ना, बर्डन नहीं बनना चाहिए कि मतलब इतने सारे सेंटर खुल जाए फिर हैंडल ना हो पाए, फायदा नहीं है उसका जरूरत ही नहीं है ना. Fitness, like I said, we are not going to be in the mass market. We will be in the niche market. So if you're in the niche market, then you have to grow based on what you really feel you can genuinely deliver good quality, right? So that approach will guide the business for the next 5 years at least. Thank you, Shivali. Very interesting podcast. Thank you. Very interesting episode. Thank you for your time. Respect. Thank you.